वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं बकासुरा रेस्टोरेंट, हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक साधु महात्मा को दिखाया जाता है जो कि भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनकी साधना में व्यस्त। अचानक से उनकी आंख खुलती है और वो अपने सेवक को बुलाकर कहते हैं कि मेरा समय आ चुका है और मुझे मेरे प्रभु यानी भगवान शिव ने बुला लिया है, तो मैं अब सीधा उनके पास जा रहा हूँ। लेकिन तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं जाने से पहले तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे। इस पर वो सेवक कहता है कि मुझे तंत्र विद्या में सिद्धि चाहिए। तो महात्मा उसे एक किताब देते हुए कहते हैं कि ये किताब तुझे तंत्र सिद्धि दिलाएगी, लेकिन अगर तूने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो शायद इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं दोस्तों, और अगले सीन में हम उस सेवक को किसी बंगले में साधना करते हुए देखते हैं। दरअसल इस किताब की तंत्र सिद्धियों से काली माँ की आराधना करके ये अमर बनना चाहता है, लेकिन ये है तो प्रकृति के नियम के खिलाफ, इसीलिए इस साधना के दौरान उस सेवक की जान चली जाती है। जिसके बाद हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम प्रमेश और पल्ली है। प्रमेश और पल्ली ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें दोनों लाइव जाकर हॉन्टेड प्लेसेस यानी कि डरावनी जगहों को लाइव दिखाते हैं, वो भी रात में दोस्तों। तो ये लोग एक घर में आते हैं जहाँ पे एक औरत रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि घर के बाहर कोई ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर ने दरवाजा खटखटाकर बोला कि मेरा ट्रक खराब हो गया है, क्या पानी मिलेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो ये सुनकर लेडी ने ट्रक ड्राइवर को पानी पिला दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की नीयत बड़ी खराब थी। उसने महिला को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला और फिर मार भी डाला। तब से उस महिला की आत्मा दोस्तों इस घर में भटक रही है, और जो भी इस घर में आता है ना, वो आत्मा उसको ट्रक ड्राइवर समझकर मार डालती है। अब यहाँ पर इन्हें उस महिला की फोटो मिल जाती है जिसको दोनों देख ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से पंखा अचानक नीचे गिर पड़ जाता है और एक डॉल अपने आप चालू हो जाती है। और ठीक उसी वक्त इनको अजीब सी औरत का भूत भी दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग पहले तो बाहर भाग आते हैं। लेकिन यहाँ एक नहीं दोस्तों बल्कि दो भूत होते हैं, और साथ ही इस पूरे ड्रामे के डायरेक्टर भी मौजूद। असल में ये सब बस एक नाटक था व्यूवर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। रमेश और पल्ली के साथ यहाँ उनके तीन और दोस्त थे जिनका नाम भार्गव, साई और वामन होता है। तो प्रमेश इन सबको रोकता है क्योंकि अभी भी कैमरा लाइव था, और अब इस घटना से होता यह है कि इनकी पोल खुल जाती है ऑडियंस के सामने। सभी कमेंट्स में इनको बहुत ही गंदी गंदी बातें कहते हैं, जो देखकर प्रमेश बोलता है कि मेरी किस्मत बचपन से ऐसी है, एंड वक्त पे काम बिगड़ जाता है यार। और इसी के साथ दोस्तों कहानी 10 दिन पहले के समय में जाती है, जहाँ हम प्रमेश को उसके ऑफिस में देखते हैं। प्रमेश का बॉस काम अच्छा करने पर भी बार बार प्रमेश को सबके सामने चिल्लाता रहता है, जिससे प्रमेश तंग आ चुका था। वो नौकरी नहीं बल्कि अपना खुद का कोई काम करना चाहता था, मगर उसके पास अपना कोई काम करने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक बार तो प्रमेश के मन में आता है कि नौकरी छोड़ देता हूँ, लेकिन तब प्रमेश के पिता उसको फोन करके कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और पैसों की कमी की वजह से उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये सुनते ही प्रमेश के पास जो भी पैसे होते हैं वो भेज देता है। इस तरह दोस्तों प्रमेश को अपने घर पैसे भेजने पड़ जाते हैं जब भी कोई काम होता है, इसीलिए वो जॉब नहीं छोड़ सकता है। तो जॉब छोड़ने का ख्याल वो अपने दिमाग से निकाल लेता है। अब क्या है कि प्रमेश हैदराबाद में रेंट पे अपने 4 दोस्तों के साथ रहता था। इनमें से पल्ली और भार्गव बचपन से अनाथ थे, जिन्हें प्रमेश तब से जानता है और अपने साथ ही रखता है इनको। तो मतलब ये पांचों दोस्त नहीं बल्कि एक भाई की तरह थे। हालांकि इनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती थी, यानी वही टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई। खैर जब प्रमेश घर आता है ना दोस्तों, तो उसको उदास देखकर सभी उससे कहते हैं क्या हो गया भाई। तो प्रमेश उनको बता देता है जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था, मतलब उसकी बेइज्जती वगैरह। अब ये सभी साथ में बैठकर पीते हैं, जहाँ प्रमेश अपने दोस्तों से शेयर करता है कि मैं यार एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, लेकिन बात वही है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसके सभी दोस्त कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, उससे काम बने तो बताओ। रमेश कहता है कि इतने थोड़े पैसों से कुछ नहीं होगा और पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। तो फिर सभी इसीलिए मिलकर पैसे कमाने का डिसाइड करते हैं, मगर कैसे। तो इस पॉइंट पर उनको एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का आइडिया आता है, और वामन जो कि छोटी मोटी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था, वो सभी से कहता है कि हम अपने हर वीडियो में जो भी कहानी दिखाएंगे वो हॉन्टेड प्लेस में जाकर फेक वीडियोस बनाएंगे, उसके द्वारा जो कहानी बनेगी वो दिखाएंगे, जिससे व्यूज भी मिलेगा, पैसा भी। फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद ये लोग पहला वीडियो बना के घर में जाते हैं, वही जो हमने शुरुआत में देखा था। अब उस जगह जो भी हुआ उसकी वजह से इनको काफी गाली भी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा। लोगों को लगता था कि ये रियल है, लेकिन ये तो फेक सेटअप करते थे। अब इस वीडियो से इनको करीब 5000 रुपए तक मिल जाते हैं। तो ये देखकर प्रमेश फैसला करता है कि अब हम व्यूवर्स को धोखा नहीं देंगे और रियल हॉन्टेड प्लेस जाकर वीडियो बनाएंगे। तो पहले ये लोग रिसर्च करते हैं, मतलब अपने स्टेट में कहाँ कहाँ डरावनी जगह है उनका पता करते हैं। तो इन्हें गूगल से उसी बंगले का पता चल जाता है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। उस जगह एक साधु ने अमर होने के लिए तंत्र मंत्र किया था ना, लेकिन उस दौरान उसकी जान चली गई थी। तो तब से उस जगह लोगों का कहना है कि काफी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है वहाँ पे, मतलब इतना कि वहाँ पे पक्षी भी नहीं गुजरते। तो अब क्योंकि बढ़िया जगह मिल गई थी, तो ये लोग भी निकल जाते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के लिए, जहाँ पे इनको दोस्तों बंगले के अंदर जाने पे कुछ तांत्रिक सिंबल्स दिखते हैं। साथ ही उन्हें एक किताब भी मिलती है, और ये वही मूवी की शुरुआत वाली किताब होगी, आपको याद होगा। तो जैसे ही किताब इनके हाथ लगती है, ये बड़े खुश होते हैं और उस किताब को लेकर वापस आ जाते हैं। अब इन्होंने अपना जो भी वीडियो वगैरह था बना लिया था,
जिसे ये लोग अपलोड कर देते हैं। लेकिन उस वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आते और सभी इनको कमेंट्स में बहुत ही बुरा भला कहते हैं कि ये भी फेक है। तो परमेश समझ चुका था कि उनका पहला ये इंप्रेशन ही गलत था, अब पब्लिक उन पे कभी भरोसा ही नहीं करेगी। वो उदास हो चुका था, पर तभी अचानक से वही किताब नीचे गिर जाती है दोस्तों, जिसको देखकर ये लोग उसको खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। उस किताब में ना एक विधि लिखी होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को उनको एक बिल्ली को लेकर किसी गाय के सामने लेकर जाना होगा। बिल्ली जैसे गाय को देखेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा। इस आंसू को जो भी अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएगा उसे साक्षात एक देवी दर्शन देगी और उस देवी से इंसान जो भी मांगेगा देवी उसकी विश को पूरा कर देगी। बस दोस्तों, इसे पढ़ते ये लोग ऐसा ही करते हैं। एक बिल्ली को गाय के सामने लेकर जाते हैं लेकिन बिल्ली नहीं रोती। तो ये देखकर एक साधु जो कि वहां से गुजर रहा था उस समय, वो बड़ा इनको देखकर हंसने लगता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें एक खास बिल्ली चाहिए जो कि बहुत ही कम दिखती है। वो बिल्ली अगर तुम्हें मिल गई तो तुमसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं होगा। मतलब क्या था दोस्तों, इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। तो परमेश और उसके दोस्त एक छोटे से होटल में जाकर बैठ जाते हैं जो कि इनके एरिया में था। अब दोस्तों, ये होटल एक ही था इनके एरिया में। तो होटल वाला जिसका नाम रमेश था, वो इस बात का फायदा उठाकर लोगों को बेकार खाना देता था। जो चीज देखकर परमेश कहता है कि मैं जब होटल खोलूंगा ना तो ऐसा बढ़िया बढ़िया आइटम दूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का खाना दूंगा कि लोग यहीं आएंगे मेरे पास। तो फिर से इन लोगों का मन उस किताब को पढ़ने का करता है। ये उसमें लिखी अगली विधि को देखने लग जाते हैं कि शायद अगली विधि को करके कुछ सफलता मिल जाए। वो किताब इनके छूने से पहले दोस्तों अपने आप खुल जाती है और उसके पन्ने अपने आप पलटने लग जाते हैं और फिर उस किताब के पन्ने एक जगह पे आके रुक जाते हैं, जिसमें मतलब किसी तरह की कोई इच्छा पूर्ति विधि लिखी होती है। ये लोग उसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि रविवार यानी कि संडे को पड़ने वाली अमावस्या की रात अगर कोई इंसान एक नींबू लेकर किसी कब्र के ऊपर बैठ जाए और 1008 बार नीचे लिखे मंत्र को जाप करे, उस कब्र में दफन इंसान की आत्मा इस नींबू में आ जाएगी और ये आत्मा आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। बस तरीका मिल गया। अब इस चीज की प्रैक्टिस पहले वमन करता है क्योंकि वही कब्र के ऊपर बैठकर संडे की रात ये विधि करने वाला था। लेकिन वहां जाने के ठीक एक दिन पहले वमन को पता चलता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वमन अपने घर के लिए चला जाता है। बाकी अब वमन नहीं है तो दूसरा दोस्त इस नींबू वाले काम को करने के लिए राजी हो जाता है और ये सभी भी मस्त रात के वक्त एक गांव में जाकर इस विधि को किसी कब्रिस्तान में करने वाले थे। तो रात में इन्होंने सब कुछ ठीक वैसे ही किया, लेकिन दोस्तों कुछ हुआ नहीं। उल्टा सुबह होते ही गांव वालों ने इनको देख लिया और उनको लगा कि ये सभी यहाँ पे कोई काला जादू कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों ने सभी को अच्छे से धोया भी। तो किसी तरह ये सभी वहां से भागकर भी घर आने में कामयाब हो गए। परमेश समझ चुका था कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो क्या करता है कि नींबू को एक अलमारी में रखकर ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड है जो कि परमेश से बहुत दिनों से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बातें बताना चाहती है। लेकिन रमेश की जिंदगी में पैसों की काफी कमी है, इसलिए वो शादी का सोच भी नहीं सकता दोस्तों, और वो उस लड़की को मना कर देता है। अब क्या है, रमेश रात भर जागा था तो उसे अचानक से ऑफिस में नींद आ जाती है, जिसे उसका बॉस पकड़ लेता है। हालांकि रमेश ने अपना काम खत्म कर दिया था, फिर भी बॉस उसको जो फटकार लगाता है ना, रमेश को बड़ा दुख होता है कि यार ये तो डेली का हो गया अब, और वो दुखी मन से वापस घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारा सामान फैला हुआ है, जैसे किसी ने सब कुछ खा लिया हो। तो अब रमेश के दोस्त शराब पीते तो थे, रमेश को लगा कि उन सभी ने नशा करके ये किया होगा, इसलिए रमेश सभी को डांटता है जो कि सो रहे थे। अगर वो तो कहते हैं कि यार हमने तो नहीं किया, सभी फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि इसने किया होगा, ये ऐसी हरकतें करता है। लेकिन रमेश कहता है कि 1 मिनट, चलो पहले बाहर चाय पीने चलते हैं, वहीं से बिरयानी लेकर आएंगे। सभी खुशी खुशी बिरयानी वगैरह लेकर घर आ जाते हैं। जिस दौरान दोस्तों अचानक से घड़ी की सुई एक जगह पे रुक जाती है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है और ये सभी डरने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पे इनको एक चुड़ैल या आत्मा का साया दिखता है, जिसको देखकर सभी की हालत खराब और सभी एक कमरे में जाकर अंदर से बंद कर देते हैं उसे। अब अगली सुबह सभी जागकर जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ तो सभी सामान फैला होता है और उनकी लाई उस बिरयानी को भी किसी ने खाकर खत्म कर दिया था। ये देखकर इनकी हालत खराब कि कौन है ये। तो सुबह सुबह ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं, जो इनसे कहता है कि दरवाजे के बाहर तुम नारियल और रुद्राक्ष का धागा बांध दो, इससे वो आत्मा तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। परमेश ठीक ऐसा ही करता है। तो अगली रात थी और फिर से इनकी कोई बनाए हुए चावल खा जाता है और फिर से इनके दरवाजे पर एक साया दिखता है, जिसको देखकर सभी वापस कमरे में आ जाते हैं और सुबह तक नहीं निकलते। अब अगली रात आती है दोस्तों और वमन वापस आ गया था, उसके पिता ठीक हो गए थे। वमन के आते उसको ये सभी जो भी इनके साथ हो रहा था वो बताते हैं। तो ठीक उसी वक्त इनको दरवाजे के बाहर वही आत्मा दिख जाती है, जिसको देखकर ये सभी फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन वमन नहीं डरता और वो बाहर अकेला जाकर दरवाजे को खोल देता है। ये असल में कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वमन की गर्लफ्रेंड मोनिका थी। यही 2 रातों से लगातार आ रही थी, जिसे इन लोगों ने चुड़ैल आत्मा समझ लिया। वमन ने मोनिका को कॉल तक नहीं किया था, इसलिए मोनिका 2 बार वमन से मिलने आई,
पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो वापस चली गई। अब ये जानकर सभी को राहत मिलती है कि चलो कोई भूत भूत नहीं है, और मोनिका से मिलकर वमन उसको उसके घर भेज देता है। फिर ये सभी दोबारा से खाना बनाते हैं और खाने से पहले बाहर टहलने के लिए जाते हैं। लेकिन वापस आने पे घर की जो हालत होती दोस्तों, अगेन ये समझ नहीं पाते कि कौन आया रूम में, किसने यह हाल किया। साथ ही उनके बनाए खाने को भी किसी ने खा लिया था। अब ये तो रोज का हाल हो गया था, इसलिए परमेश खाना दोबारा से बनाता है और एक कैमरे को लगा देता है। तो दोस्तों इस दौरान हम देख पाते हैं कि जिस नींबू को परमेश ने अलमारी में रखा था वो अपने आप बाहर निकलकर सीधा वमन के कपड़ों पे चला जाता है, और इस कपड़े पर जाते ही वमन को इस नींबू के अंदर की आत्मा पजेस कर लेती है। असल में कब्रिस्तान में इस चीज को करने से पहले वमन ने इस नींबू को लेकर जब मंत्र बोलने की प्रैक्टिस की थी तो उसके ठीक नीचे एक लाश दफन थी दोस्तों उस समय, जिसकी आत्मा इस नींबू में आ गई और अब वो नींबू के जरिए लोगों को पजेस करके रोज खाना खाने आती है। बाकी वो लाश यहाँ किसने दफनाई थी, ये इनके घर के पास क्यों थी, किसकी आत्मा है, क्या चाहती है, इन सभी सवालों के जवाब आगे पता चलेंगे। तो वमन उस आत्मा के वश में आकर अंदर जाकर जो खाना बना होता है वो अपने उल्टे हाथ से खाने लग जाता है, पूरा खाना सफा चट, जो कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था। वमन इसके बाद बाहर आता है और नींबू भी उछलकर अपनी जगह चला जाता है। हाँ, खाने के बाद वमन को उस आत्मा ने छोड़ दिया था, जिसको देखकर अब प्रमेश पूछता है तुम अभी तक ये खाना खा रहे थे, लेकिन वमन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं खाया, बल्कि अभी भी क्या हुआ मुझे तो याद ही नहीं है। अगर ये मैं खा रहा था तो बताओ, जब मैं अपने पिता के घर था तो तब भी तो तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई खाना खा रहा था, तो वो किसने खाया। रमेश वापस से ढेर सारा खाना मंगवाता है और कहता है इस गुत्थी को तो मैं सुलझा के रहूंगा और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस अब बाहर से लाई बिरयानी को देखकर वो नींबू वापस से बाहर निकलता है और इस बार वो रमेश के दूसरे दोस्त के कपड़े पर रुक जाता है। बस अब वमन नहीं बल्कि वो दूसरा दोस्त ठीक वैसे इस बिरयानी को खाकर सफा चट कर जाता है, जो देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये नींबू में कुछ गड़बड़ है और इस तरह ये नींबू से बुरी तरह डर चुके थे। इसीलिए अगली सुबह परमेश इस नींबू को दूर फेंक देता है, लेकिन नींबू वापस उसकी बाइक पर आ जाता है और उसके साथ वापस घर भी, मगर दरवाजा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। रमेश और उसके दोस्त काफी अच्छी तरह वापस से खाना बनाते हैं कि आज तो आराम से खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो नींबू उछलते उछलते एक लाश के ऊपर रुक जाता है, जो कि लाश के अंदर जाकर उसे जिंदा कर देता है और सभी बुरी तरह डर जाते हैं। ये लाश परमेश के घर जाकर उनके सामने सारा खाना खत्म करके वापस आके मर जाती है और परमेश देखता है कि जिस नींबू को उसने फेंक दिया था वो फिर से उनके घर वापस आ चुका है। तो डर के मारे ये लोग एक बाबा के पास जाकर उनसे इस समस्या का समाधान मांगते हैं। बाबा कहते हैं कि भूतनाथ यानी भगवान शिव ने इस आत्मा को तुम्हारे पास खुद भेजा है, तुम्हें किसी भी तरह उस आत्मा की इच्छा जानकर उसे पूरा करना होगा, तभी तुम इससे छुटकारा पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित चावल दे रहा हूँ जिसे तुम उस नींबू के चारों तरफ बिछा देना, जो कि उस नींबू को रोक कर रखेगा। तब तक तुम्हें उस आत्मा की इच्छा समझनी होगी, उसे पूरा करने के लिए जो करना होगा करना होगा। तो प्रमेश जैसे कि बाबा ने बताया था ठीक वैसे ही उस नींबू के चारों तरफ वो चावल फैला देता है, जिससे नींबू अब हिल नहीं पाता, वो जैसे कैद हो गया था। ये देखकर प्रमेश और उसके दोस्त बड़े खुश होते हैं कि चलो आत्मा कंट्रोल में तो आ गई, और पहले वो काफी सारा खाना खा जाते हैं उस आत्मा को चिढ़ाते हुए। अगले दिन दोस्तों वमन के अंकल गांव से उनके घर आ जाते हैं, जो कि अपने बेटे अंजी को लेकर आए थे। असल में अंजी को किसी तरह का कोई रेयर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, और डॉक्टर ने कहा है कि 50 दिनों तक इसकी काउंसलिंग होगी, जिसमें रोज आना होगा, तभी ये ठीक होगा। तो अब अंजी के पिता को खेती वगैरह करनी है, नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे और फिर इलाज कैसे करेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अंजी को इन लोगों के साथ छोड़कर खुद गाँव चले जाते हैं, और जब अंजी को काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो उसको लेने के लिए वो दोबारा आ भी जाएंगे। अंजी सच में दोस्तों किसी से बात नहीं करता। तो अगली सुबह जब परमेश और उसके दोस्त बाहर बैठकर बात कर रहे होते कि नींबू वाली आत्मा की इच्छा क्या हो सकती है, कैसे जाने, तो अंजी क्या करता है दोस्तों, अचानक से उठकर उस नींबू को उठाकर उसे काटकर पी जाता है। और जब सभी वापस आते हैं तो नींबू के छिलके को देखकर सभी बड़े खुश कि जो वो नहीं कर पाए वो अंजी ने कर लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त प्रेशर की सीटी बजती है और अंजी जाकर उस खाने को अकेला बैठ के खा जाता है। मतलब दोस्तों अब अंजी के अंदर नींबू वाली आत्मा आ गई है। बाबा ने इन्हें उस आत्मा की ख्वाहिश पूरी करने को कहा था। तो परमेश सभी से कहता है शायद अगर हम कुछ दिन इस आत्मा को खाना खिला देते हैं तो क्या पता ये अपने आप मुक्ति मिल जाए इसको। इसने ना तो हमें डराया ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाया, तो इसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इसको खाना दे दें डेली। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रमेश और उसके दोस्त अंजी के अंदर मौजूद आत्मा के लिए खूब खाना बनाते हैं, खूब खाना खिलाते हैं उसको। लेकिन अंजी की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, वो तो और बढ़ती जाती है। सभी परेशान कि हम पे तो इतने पैसे भी नहीं है कि इसको इतना खिला पाए, इसकी भूख का तो कोई अंत ही नहीं है। तो एक दिन ये लोग ऐसे गम में शराब पीकर सीधा अंजी के अंदर मौजूद आत्मा से पूछ लेते हैं कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी कहानी क्या है,
तो अंजी पहली बार बोलता है दोस्तों कि मेरा नाम सूरी था, लेकिन लोग मुझे बकासुरा कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों बकासुरा को बचपन से एक डिसऑर्डर था, जिससे उसको लगता था कि हमेशा उसे भूख लगी हुई है, लेकिन ये बात बकासुरा की दादी के अलावा कोई और नहीं समझता था। बकासुरा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। बकासुरा की दादी ने ही बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब वो मेहनत करके बकासुरा के लिए खाने का इंतजाम करती थी। जब भी गाँव में कोई भोज वगैरह होता तो बकासुरा वहाँ पहुंचकर सारा खाना खा जाता। साथ ही एक बार क्या हुआ कि बकासुर ने भारी पत्थरों को उठाने के लिए कंपटीशन में जमींदार के लड़के को हरा दिया था, और तब से बकासुर से नफरत करने लग गया। लेकिन बकासुर को इससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपने डिसऑर्डर की वजह से खाने की हमेशा भूख रहती थी। वो जहाँ से भी घर आता बस अपनी दादी से खाना मांगता, और लोग बकासुर की खुराक को देखकर उसको दाने मारते कि कितना खाता है ये, कितना भूख है इसकी। तो बकासुर की दादी उनको डांट कर भगा देती कि वो मेरा नाती है, मैं जो करूंगी कर लूंगी, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, बकासुर के लिए दादी ने खाना बनाया और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, और बकासुर जब खाना खा रहा था तभी दादी की मौत हो गई। बकासुर की दादी को गाँव वालों ने दफना दिया था। दादी की कब्र के पास बैठकर बकासुर काफी रोया, लेकिन अपने इस डिसऑर्डर या बीमारी की वजह से उसे दोबारा से भूख लगी, तो वो घर घर जाकर खाना मांगने लगा, मगर उसको किसी ने कुछ खाने को दिया ही नहीं। वो जहाँ भी जाता तो लोग तो यही कहते हैं कि अरे तू तो अपनी दादी को खा गया, इतना काफी नहीं है क्या, वो बेचारी तेरी वजह से मर गई। और ये सारे ताने सुनकर बकासुर रोते रोते अपनी दादी की कब्र के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सीधा भगवान से पूछता है कि मेरा कोई अपना नहीं है क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी भूख को शांत कर पाए, पता नहीं क्यों मुझे भूख लगती है। और बकासुर जब रो रहा था दोस्तों, तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग अपने किसी मरे हुए सदस्य के ऊपर, मतलब उसकी कब्र के ऊपर खाना रख कर चले गए, और जब वो कब्र के पास खाना रख कर चले जाते हैं तो ये वही खाना खा लेता है, और फिर बकासुर दोस्तों ठीक इसी तरह कब्रों पर मरते हुए लोगों को चढ़ाया हुआ खाना खा लेता है। तो एक दिन जमींदार के मर जाने पर उसका बेटा अपने पिता की कब्र पर उसकी पसंद के कई सारे व्यंजन रख कर चला जाता है, जिसे बकासुर छिप के देख रहा था। सबके जाते वो तुरंत उस खाने को खा लेता है, लेकिन जमींदार के बेटे ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में पत्थर से इतनी जोर से उसके सर पे मारा कि वो वहीं पे गिरकर मर गया। बकासुर तो अनाथ था, तो भला उसके गायब होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, तो बस उसको वहीं जमीन खोदकर गाड़ दिया गया। अब बकासुर की कहानी सुनकर ये सारे दोस्त इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी तो फिर आखिरी इच्छा क्या है, ये बताओ। बकासुर बोलता है कि खाना ही मेरी आखिरी इच्छा है, पर वमन कहता है अगर हम तुम्हें मारने वाले को मार दें तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। बकासुर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जमींदार का लड़का कब का मर भी चुका है, मुझे मरे हुए 200 साल हो चुके हैं। जहाँ पे रोड वगैरह बिछाई हुई है वहाँ पे कब्रिस्तान था और कई लोगों को गाड़ा गया था। दोस्तों रमेश अब क्या ही कर सकता था। तो एक दिन परमेश के दोस्त होटल में खाना लेने जाते हैं, जहाँ पे रमेश वो होटल वाला परमेश के दोस्तों की काफी हंसी उड़ाता है, उनका मजाक बनाता है, जो कि परमेश के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रमेश के होटल में अनलिमिटेड खाना था 100 रुपए में, ये ऑफर चल रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए ये लोग बकासुर को लेके आ जाते हैं, जो कि वहाँ का पूरा खाना खा जाता है। दोस्तों अब रमेश की इज्जत का सवाल था, इससे उसके होटल का नाम खराब हो सकता था, क्योंकि बकासुर अब भी और खाना मांग रहा था। तो रमेश कहता है अब तो क्लोजिंग थी इसलिए खाना खत्म हो गया, एक काम करो तुम कल इसको सुबह लेकर आ जाओ, मैं और खाना बना के रखूंगा और तब तक इसको खिलाऊंगा जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। तो दोस्तों अगली सुबह भी ये बकासुर को लेकर पहुंच जाते हैं। रमेश खाना उसको सर्व करना शुरू कर देता है। बकासुर ये खाना भी खा जाता है और रमेश आखिर में हार मान लेता है। वो परमेश से कहता है कि यार ये कैसी भूख है इसकी भूख मैं क्या, बड़े बड़े जो फूड कंपटीशन होते हैं वो भी शांत नहीं करवा पाएंगे। तो बस दोस्तों परमेश बकासुर को कभी गोवा के फूड कंपटीशन में लेके जाता तो कभी बनारस के, इस तरह पूरे देश का फूड कंपटीशन जीतकर बकासुर परमेश को इतने पैसे तो दिलवा देता कि उससे वो अपना रेस्टोरेंट खोल सके। मगर एक दिन वही स्वामी जी फिर से परमेश से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें बकासुर को जल्दी से जल्दी भेजना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वो परमेश को एक काला धागा देते हुए कहते हैं इसे बकासुर के हाथों में बांध दो और तुम उसको लेकर एक फकीर बाबा के पास जाओ, वो इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। तो परमेश भी तुरंत बकासुर के हाथ में वो काला धागा बांध देता है, फिर बकासुर को लेकर उस दरगाह में पहुंच जाता है जहाँ पे कई सारे भूत और आत्मा ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन कोई भी आत्मा दरगाह के अंदर अपने आप आराम से नहीं जा पाती, पर बकासुर बिना किसी दिक्कत के वहाँ प्रवेश कर जाता है और बड़े आराम से वहाँ किचन में घुसकर सारा खाना खा जाता है, जो चीज देखकर सभी हैरान थे। तो फकीर बाबा सुबह आने वाले थे, तो ना चाहते हुए भी परमेश और उनके दोस्तों को इस जगह रात बितानी पड़ जाती है। जिस दौरान होता है ये दोस्तों की पूरी रात इन्हें कई सारे भूत परेशान करते हैं। पूरी रात इस तरह परेशान होने के बाद किसी तरह सुबह होती है और परमेश फकीर बाबा से मिलता है, जो कि परमेश को एक पंडित के पास भेजते हैं, जो कि पासी की नदी के तट पर ऐसी आत्माओं का पिंड दान करके उनको मुक्ति दिलाता है। अब बकासुर का अपना कोई तो था नहीं, तो उसके पिंड दान की पूजा को ये सभी मिलकर करते हैं।
और जल्दी बकासुर को विदा करने का वक्त भी आ जाता है और पांचों दोस्त इस पर बकासुर को गले लगाकर रोते भी हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर बकासुर कहता है कि तुम सभी की वजह से मुझे भी पता चल गया कि अपने कैसे होते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे तृप्त किया, यही मेरे लिए काफी है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब बहुत आगे जाओगे, जिंदगी में सफल होंगे, क्योंकि तुम सभी दिल के बहुत ही अच्छे हो। बकासुर फिर परमेश से कहता है, भाई तुम भी अपना होटल खोल लेना और अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना। इतना कहकर दोस्तों बकासुर की आत्मा मुक्त हो जाती है और अंजी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। फिर हम उन्हीं स्वामी जी को देखते हैं जिन्होंने बकासुर को मुक्त करने में बड़ी मदद की। एक महिला जिसके बच्चे का हाथ टूटा हुआ था, वो भोलेनाथ के सामने कह रही थी, भला मेरे बच्चे ने क्या किया था प्रभु, उसका हाथ ऐसा क्यों हुआ। और उसके इतना कहते ही स्वामी जी उस बच्चे को धक्का मार कर गिराते हुए चले जाते हैं, जो चीज वो औरत भी देख लेती है और स्वामी जी को बहुत ही भला बुरा कहती है, लेकिन वो तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी महिला देखती है कि उसके बच्चे का हाथ ठीक हो गया है दोस्तों, और ये चमत्कार देखकर वो बड़ी खुश, क्योंकि ये स्वामी जी स्वयं भोलेनाथ ही थे। बकासुर ने भी रोते रोते भगवान से यही पूछा था कि इस दुनिया में क्या कोई है नहीं जो मुझे खाना दे सके, और तब भगवान ने उसकी भी सुनी। उन्होंने बकासुर की ये इच्छा मरने के बाद परमेश के द्वारा पूरी कराई। और आपको क्या लगता है दोस्तों, वो किताब क्या अपने आप खुल गई थी? ये सब भगवान का काम था। वो जिंदा इंसानों के लिए नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के बारे में भी सोचते हैं, शायद इसीलिए उन्हें भूतनाथ कहते हैं। खैर कहानी में वापस आए तो परमेश ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और उसने उस लड़की को भी शादी के लिए प्रपोज कर दिया जो कि उससे प्यार करती थी, तो शादी के लिए वो भी राजी हो जाती है। इसके बाद परमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बकासुर के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। बाकी इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आवाज सुनाकर बताया जाता है कि एक नामी चोर था जिसे उसके ही चोर साथियों ने सिर्फ इसीलिए खुद से अलग कर दिया क्योंकि वो चोरी में बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन चोर साबित करना चाहता था, इसलिए जब वो मर गया तो उस चोर की आत्मा ने मरने के बाद कई अजीब चोरियां की, जैसे किसी पॉलिटिशियन की गाय, किसी फिल्म स्टार का कुत्ता और पुलिस की गाड़ी भी। और जब ये सारी चीजें गायब होती हैं तो हर जगह यही बात होती है कि कहाँ चली गई सारी चीजें। सभी से ये सवाल पूछा जाता है, हर तरफ इस तरह की अजीब चोरी की बात चलती है। एक सुबह जब परमेश सोकर उठता है तो उसको ये सारी चीजें अपने घर के दरवाजे पर दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो शौक कि अब इस चोर की आत्मा को शायद पता था कि परमेश भूतों को मुक्ति दिलाता है, इसीलिए शायद वो भी परमेश के पास आ गया है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है और शायद मूवी के अगले पार्ट में हमें इस चोर की कहानी देखने को मिले, जो जैसे रिलीज होगी तुरंत लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।